हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी जो कि सेकेंड ईयर के लिए पेपर है उसमें एक टॉपिक है ऑस्मोसिस पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने डिफ्यूजन और परमिएबिलिटी प्लांट फिजियोलॉजी में देखे हैं, तो उन वीडियो को आप देख सकते हैं। अब हम लोग ऑस्मोसिस पढ़ रहे हैं। ऑस्मोसिस को बोला जाता है परासरण। तो आइए देखते हैं ऑस्मोसिस। मैं कोशिश करूंगा कि कंसेप्ट कंप्लीटली क्लियर हो और आपके माइंड में ऑस्मोसिस की जितने भी डेली लाइफ के एग्जांपल्स हैं उनको आप इजीली देख पाएं, समझ पाएं। तो ऑस्मोसिस को बोला जाता है परासरण और इसे हम कह सकते हैं ऑस्मोटिक डिफ्यूजन। डिफ्यूजन किसे कहते हैं? ये विसरण है। परासरणी विभव भी से हम बोल सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को ये जानना है कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन क्या बताता है। यहां पर इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे। डिफ्यूजन बताता है पदार्थों के या जो द्रव्य हैं उनके अणुओं के फैलने को। तो फैलने की सामर्थ्य जो बताता है वो कौन बताता है? वो बताता है डिफ्यूजन। और ऑस्मोसिस क्या बताता है? विलायक का बहिपरासरण और अंतःपरासरण बताएगा। तो विलायक का अंतः या बहि परासरण दर्शाता है या बताता है। फैलने की सामर्थ्य का मतलब ये है कि कोई पदार्थ अगर फुल कंसंट्रेशन में कहीं पर उपस्थित है तो वो विसरित होएगा, तो इसे बोलेंगे विसरण। और विलायक का अंत या बहिपरासरण दर्शाएगा कंपेरिजन टू सॉल्यूशन। विलयन के सापेक्ष किसी सेल में उपस्थित विलायक या तो बाहर जाएगा या अंदर आएगा। तो दो कंडीशंस बनती हैं। एक कंडीशन बनती है टर्जिड और एक बनती है फ्लेक्सिड। टर्जिड को बोलते हैं स्फीत और फ्लेक्सिड को बोलते हैं सलत। स्फीति यानी कि सेल फूल गई है। सेल जिस प्रकार से एक ट्यूब में हवा भर दी जाती है वैसे ही कंडीशंस बनती है। और फ्लेक्सिड यानी कि अगर टायर पंक्चर हो गया है तो वो स्लत है, फ्लेक्सिड है। तो अगर ट्यूब को एक सेल माने तो ये कंडीशन हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो विलायक अगर अंदर चला जाएगा सेल के तो सेल कौन सी कंडीशन में आ जाएगी? टर्जिड। और अगर विलायक बाहर आ जाएगा सेल से सॉल्यूशन में तो फ्लेक्सिड हो जाएगी, सलत हो जाएगी। तो इन चीजों का पता लगाने के लिए हम दो कंसेप्ट पढ़ते हैं। पहली कंसेप्ट जो है वो है डिफ्यूजन, जो हम क्लियर कर चुके हैं। ऑस्मोसिस अब हम देखने वाले हैं। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन देखने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये वाला जो टॉपिक है वो कितने पॉइंट्स में हम पढ़ने वाले हैं। तो 4 पॉइंट्स में हम इसको पढ़ेंगे। आप पहले एक आउटलुक बना के रखें कि इस टॉपिक को हमें कैसे पढ़ना है, क्योंकि ये कॉलेज क्लासेज हैं और कॉलेज क्लासेज में टॉपिक को डिटेल से देखा जाता है क्योंकि क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव आते हैं। तो सबसे पहला क्या देखेंगे? डेफिनेशन देखेंगे। सब लोग जानते हैं परिभाषा सबसे पहले पढ़ी जाती है इसका बेसिक के साथ कि किसने इसकी खोज की, डिटेल स्टडी किसने की, डेफिनेशन क्या कहती है। तो जितनी भी डेफिनेशंस हैं अलग अलग मीन्स के साथ अलग अलग बुक्स में, तो उन सभी को हम देखने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि जब भी हम परासरण पढ़ेंगे, सेल में परासरण पढ़ेंगे तो किसी के सापेक्ष पढ़ेंगे। ऐसे नहीं है कि विसरण की तरह स्वतंत्र रूप से होता है। यह विलियन के सापेक्ष पढ़ा जाता है या दो सॉल्यूशंस के कंपैरेटिवली हम देखते हैं। तो विलियन के प्रकार देखेंगे हम। विलियन के प्रकार से हमें पता चलता है कि एक जो ऑस्मोसिस हो रहा है, बहिपरासरण हो रहा है या
एंडो ऑस्मोसिस हो रहा है, अंतर परासरण हो रहा है। उसी के साथ फिर देखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब, जिसे हम बोलते हैं ओपी। ऑस्मोटिक प्रेशर को ओपी बोला जाता है। ओपी क्या है वो हम यहां पर देखेंगे और उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस लेते हैं। परासरण के प्रकार, और लास्ट का जो है वो इसके एग्जाम्पल देख लेंगे, हम उदाहरण देख लेंगे। तो इस प्रकार से ऑस्मोसिस को हम इन 5 पॉइंट्स में पढ़ने वाले हैं। तो आइए अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। यहां पर डेफिनेशन के साथ साथ ये ऑस्मोटिक प्रेशर, दोनों ही पॉइंट्स बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, और अगर दोनों पॉइंट आपको क्लियर हुए तो आगे जो वाटर रिलेशन जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो बहुत ही इजीली हम समझ पाएंगे, इजीली अंडरस्टैंडिंग बन पाएगी। तो बार बार वीडियो को देखिए। अब सबसे पहले हम पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं, डेफिनेशन। एक जगह ये आता है, बाकी आई आता है। डेफिनेशन, इसकी खोज की गई है एवेनोलेट द्वारा। एवेनोलेट ने परासरण की खोज की है। और है क्या परासरण, क्या है? तो परासरण क्या है ये पढ़ने से पहले हम लोग 3 पॉइंट परासरण में, 3 लाइन परासरण में आप याद रखेंगे। पहला जो है ये 3 बिंदु आप ध्यान रखेंगे। जब भी परासरण होएगा तो वो होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन द्वारा। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन द्वारा होता है, जिसे परमिएबिलिटी जब हमने पढ़ी थी तो उसमें हमने मेम्ब्रेन देखी थी। तो टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन ऑन द बेसिस ऑफ परमिएबिलिटी, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन द्वारा यह कंट्रोल होता है। जब भी परासरण होगा 2 सॉल्यूशंस होंगे और दोनों सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन या सांद्रता अलग अलग होगी और बीच में सेपरेट होंगे, किससे? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। तो ही हम परासरण को देख पाएंगे। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत होती है यहां पर। उसके बाद जब भी आपको, जिसे हम बोल सकते हैं, और सेल में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करती है सेल मेम्ब्रेन, ये भी ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, यहां पर जब भी किसी 2 सॉल्यूशंस को हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दिया तो विलायक का गमन होता है। दूसरा पॉइंट यह ध्यान रखने की बात है कि परासरण में केवल विलायक का ही गमन होगा, विलय का नहीं होगा। नेचर है ये। जब 2 सॉल्यूशंस को अलग अलग कंसेंट्रेशन के 2 सॉल्यूशन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन द्वारा सेपरेट किया जाए तो मॉलिक्यूल्स जो गमन करते हैं वो किसके करेंगे? विलायक के, सोल्यूट के नहीं, सोलवेंट के। तो ओनली कौन गमन करता है? सोलवेंट करता है। और एक बात और ध्यान रखनी है डेफिनेशन पढ़ने से पहले कि परासरण मापी द्वारा इसका मापन करते हैं, जिसे ऑस्मोस्कोप बोलते हैं। ऑस्मोस्कोप द्वारा इसको हम देखते हैं, अगर देखना हो तो परासरण को। तो ऑस्मोस्कोप आजकल जैसे पोटेटो ऑस्मोस्कोप है, आलू परासरण मापी द्वारा इसको देखा जा सकता है। इसी के साथ अंगूर द्वारा भी इसे विजिबल किया जा सकता है। और एक है थिसिल के कीप, जिसे हम बोलते हैं, थिसिल कीप द्वारा भी हम परासरण को देख सकते हैं, या प्रैक्टिकल हम जब करते हैं तो इनके द्वारा हम इसको देख सकते हैं। आलू परासरण पोटेटोस में इसको अंगूर द्वारा या किशमिश द्वारा और थिसिल कीप द्वारा।
तो सबसे पहला जो अपना पॉइंट था परासरण की डेफिनेशन, परिभाषा। तो परासरण की डेफिनेशन देखने से पहले आपको एक लाइन ध्यान रखनी है कि परासरण एक प्रकार की जो है विसरण ही है, या परासरण एक प्रकार का क्या है, विसरण है। अब सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। परासरण वह प्रक्रिया है, सबसे पहली डेफिनेशन क्या कहती है, जो बहुत सारी बुक्स में लिखी हुई है, अलग अलग लैंग्वेज में या अलग अलग मीन्स के साथ बुक्स इनका डिस्क्रिप्शन करती है। तो हम सभी को देख लेंगे और कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। तो परासरण वह प्रक्रिया है जिसमें विलायक के अणु या विलायक के अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर क्या, विलायक के अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा गमन करते हैं। दोबारा से देखिए, क्या है कि परासरण वह प्रक्रिया है जिसमें विलायक के अणु अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से गमन कहां करेंगे, कम सांद्रता वाले क्षेत्र में। किसके द्वारा, ये पहले ही बताया जा चुका है। बीच में क्या आ जाएगी, अर्ध पारगम्य झिल्ली। तो परासरण वह प्रक्रिया है जिसमें विलायक के अणु अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र में अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा क्या कर जाते हैं, गमन करते हैं। तो हम कह सकते हैं इस डेफिनेशन के अनुसार कि विलायक के अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र में विसरित होते हैं या उनका विसरण होता है। अब विलायक के अणु के साथ साथ हम लगा सकते हैं विलायक का डायरेक्टली भी कह सकते हैं कि विलायक का अपने अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा होने वाला परिवहन, गमन या विसरण क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। दूसरी बात, ये दो डेफिनेशन बन सकती है। एक तो विलायक का काम ले सकते हैं, विलायक के अणु काम में ले सकते हैं जिनका विसरण होता है, अणु का नाम आते ही विसरण हो जाएगा। और विलायक का अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से अगर कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर क्या हो रहा है, गमन हो रहा है। अर्ध पारगम्य झिल्ली की रिक्वायरमेंट है, कंडीशन है, वो तो रहेगी ही रहेगी, तो वो कहलाएगा परासरण। अब हम एक परिभाषा और देखते हैं विलयनों की। अगर दो विलयन हैं, विलयन ए और विलयन बी, ये अपने पास कोई बीकर है, इसमें ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, आप ध्यान रखेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और यहां पर सॉल्यूशन ए है, ये सॉल्यूशन बी है, ये सांद्र है और ये तनु है। तो अगर विलयन के सापेक्ष या दो विलयनों में हम परासरण को डिफाइन करें तो कैसे करेंगे। यदि दो भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा अलग रखा जाता है, रख दिया, दो भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयन हैं, उनको अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा हमने अलग रखा जाता है, तो विलायक का कम सांद्र विलयन से, क्योंकि ये पहले ही बताया जा चुका है कि गमन कौन करेगा, विलायक करेगा, तो विलायक का कम सांद्रता वाले विलयन से या विलायक के अणुओं का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर होने वाला गमन या
विसरण क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि विलयन की सांद्रता अधिक कम और विलयन की सांद्रता अधिक, तो अधिक की ओर कैसे जा रहा है? जा कौन रहा है? विलायक। अधिक की ओर कैसे जाता है विलायक? विलयन की सांद्रता ज्यादा है तो विलायक कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर जाएगा। कैसे जाएगा वो हम देख लेते हैं। अगर सॉल्यूशन ए है तो उसमें मान लें शुगर डाल रखी है हमने, और शुगर कितनी परसेंट है? 5%। और इधर यहां पर शुगर का 5% सॉल्यूशन है ये, और ये जो तनु है वो है शुगर का कितना परसेंट? 10% सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ? सांद्र और तनु का मतलब क्या हुआ? विलयन में क्या क्या होता है? विलायक प्लस विलय, और अगर विलय 5% है, ठीक है, तनु और सांद्र काम करते हैं कंपैरेटिवली। एक की सॉल्यूशन आपने रख रखा है तो आप उसको दूसरे के सापेक्ष ये कह सकते हैं कि या तो ये तनु है या इसके सापेक्ष सांद्र है। दूसरा है विलयन, विलायक प्लस विलय, दो के कंपेरेटिवली हम परासरण देख रहे हैं 10% है। तो आप बताइए किस में विलायक की मात्रा, विलायक की अणुओं की संख्या जो है वो ज्यादा है? यहां पर विलायक विलय 5% है तो विलायक क्या हुआ? 5% होते ही ज्यादा। तो ये क्या हुआ? सांद्र कौन सा हुआ? सांद्र कौन सा हुआ? ये ज्यादा सांद्र है, ये तनु है। अब कैसे? ये पहले ही हो रखा है कि सांद्रता कम से जाएगा किसकी ओर? अधिक की ओर। यहां से इधर जाएगा विलायक, तो कम से ज्यादा की ओर क्यों जा सकता है? तो इस बात को समझना है हमें कि विलायक यहां पर विलय की मात्रा क्या है? 5% ही है, तो कंपेरेटिवली 95% क्या हो गया? विलायक हो गया। यहां पर 10% है, 100% सॉल्यूशन में 10% तो 90% क्या है? विलायक है, और 10% क्या है? यहां पर कितने आ गया? 95%। तो आपको क्लियर हो रही होगी कि विलायक यहां ज्यादा है तो कहां चला जाएगा? कम की ओर। ठीक है, तो अगर सॉल्यूशन के सापेक्ष या विलयन के सापेक्ष हम बात करें तो विलायक सदैव कम सांद्रता वाले विलयन से कहां जाता है? अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाता है, क्योंकि अधिक सांद्रता वाले विलयन में विलायक की मात्रा क्या हो जाती है? घट जाती है। ध्यान रखें इस वाले फॉर्मूले को। तो कई बुक्स में ये लिखा हुआ है कि विलायक का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा होने वाला विसरण क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। तो 3 डेफिनेशन हो गई, विलायक के द्वारा, विलायक के अणुओं के द्वारा, या विलयन में विलायक का गमन। अब ध्यान रखिए एक क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन क्या कहता है? स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। क्वेश्चन, सांद्रण प्रवणता, ग्रेडियंट बोलते हैं। सांद्रता अगर ज्यादा है तो प्रवणता ज्यादा, तो सांद्र प्रवणता के विरुद्ध ये क्वेश्चन है। नीट में कौन सी क्रिया होती है? अगर विलयन के सापेक्ष, 2 विलयनों के सापेक्ष अगर हम परासरण देखें तो तनु विलयन से या कम सांद्रता वाले विलयन से जो विलायक है वो जाते हैं अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर।
इसका मतलब है सांद्रण प्रवणता की ओर गति हो रही है किसकी, विलायक की। तो एक आंसर क्या आ जाएगा, परासरण। परासरण आंसर इसका आने वाला है। इस क्वेश्चंस के बाद हम बात करते हैं कि एक और डेफिनेशन की, कि समस्त जैविक जो बायोलॉजिकल या जैविक तंत्र है या बायोलॉजिकल सिस्टम है उसमें विलायक का कार्य कौन करता है। आप सब जानते हैं, अबंडेंट अमाउंट में जो पाया जाता है वाटर। तो जैविक तंत्रों में विलायक कौन है, जल है। जैविक तंत्रों में विलायक जल है। तो हम कह सकते हैं किसका होगा, विसरण किसका होगा, जब भी विसरण जल का ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि जैविक तंत्रों में जल का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा होने वाला जो विसरण है वो ही क्या है, परासरण है। तो जल से भी इसकी डेफिनेशन बन सकती है, बशर्ते हैं कि आप यहां पर क्या लिखें, जैविक तंत्र है। तो विलायक का कार्य जल कर रहा है, तो जल का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा होने वाला जो विसरण है वही परासरण है।